हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। अच्छा, आज आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइएगा कितने लोग हैं जो कि थ्योरी पढ़ना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है ना, जैसे कि मान लो जो भी टॉपिक रह गए उनकी हम प्रैक्टिस करा दें। कितना लोग ये चाहते हैं प्रैक्टिस, मतलब टॉपिक से प्रश्न जितने बन रहे हैं वो निकाल के करा दूँ आपको, या फिर थ्योरी पढ़ना चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है, थ्योरी देखो जैसे कि मैंने अभी तक आपको 2-3 टॉपिक कराए थे, उसकी मैंने प्रैक्टिस करा दी आपको, तो ऐसे इसमें भी करूँगी मैं। लेकिन डेली में क्या पढ़ना चाहते हो आप? सच में थ्योरी ही पढ़ना चाहते हो या फिर प्रैक्टिस? और जो भी ना आए यहाँ चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज आपके यहाँ पर 2 टॉपिक होंगे। एक तो संसाधन का होगा, गृह प्रबंधन के जो संसाधन होते हैं, मानवीय वगैरह जो भी होते हैं सब पढ़ेंगे यहाँ पे। दूसरा आपकी आवश्यकताएं, क्योंकि हमने क्या कहा 10-15 दिन के अंदर हम आपको पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें कंप्लीट भी हो गई हैं। तो आज संसाधन, अभी ये बेसिक ही चल रहा है, संसाधन और आवश्यकताएं दोनों टॉपिक एक ही में मैं कंप्लीट करने की भाई कोशिश तो यही करूँगी। बकाया अगर ये होता है कि बहुत ही लंबी क्लास जा रही है तो बात अलग है। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी, तो बने रहिए क्लास को और वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो गृह प्रबंधन में संसाधन क्या होते हैं? देखो, हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं तो भले ही प्रक्रिया कौन सी फॉलो करते हैं, प्रक्रिया में हम आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन को फॉलो करते हैं। और उत्प्रेरक तत्व कौन से होते हैं जो हमें क्रिया करने के लिए मजबूर करते हैं या दबाव डालते हैं, वो होते हैं हमारे मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक है ना, अब हमारी बात आती है जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं तो भाई कुछ संसाधन भी तो चाहिए उनके काम को करने को। मान लो सब कुछ प्लान कर लिया है, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, संसाधनों का उपयोग करते हुए, अब संसाधन कौन से होंगे आपके? मानवीय और अमानवीय होंगे। ठीक है, और आप क्या करोगे, इन्हीं संसाधनों का जो भी मानवीय हो चाहे अमानवीय हो, इनका उपयोग करते हुए आप अपनी क्या करते हो, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो। जो आपकी सबसे पहले जो विशेष मतलब स्पेशल आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जिसकी पूर्ति के बिना आप रह ही नहीं सकते, जैसे कि रोटी है, कपड़ा है, मकान है। ठीक है, तो ये हमारी विशेष आवश्यकताएं होती है। ठीक है ना, तो इनकी पूर्ति करते हैं। देन हमें क्या होता है, जब हम ये अपना लक्ष्य पूरा प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो संसाधन इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि हमने कहा कि मानवीय और अमानवीय होते संसाधन, तो बात आती है कि मानवीय संसाधन कौन से हो सकते हैं और अमानवीय संसाधन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, समय हो सकती है आपके मानवीय संसाधन है, रुचियाँ आपकी मानवीय संसाधन है, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, ईमानदारी और व्यवहार, ये सब क्या है आपके मानवीय संसाधन है। लेकिन समय को ग्रॉस एवं कैंडल ने मानवीय माना है और निकेल एवं डॉसी ने मानवीय संसाधन नहीं माना है। किसको? समय के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसलिए कभी भी प्रश्न इस तरीके का फंसे कि आपका आंसर ये लगाना जरूरी है, तब तो आप मानवीय में से लगा सकते हो। नहीं तो कई बार निकेल एवं डॉसी के हिसाब से पूछे तो समय को इन्होंने अमानवीय कहा है, लेकिन ग्रॉस एवं कैंडल ने माना है, इसलिए हम इसको मानवीय संसाधन में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बात आती है अमानवीय संसाधन कौन से होते हैं आपके। तो धन हो गया, धन का मतलब अर्थ भी होता है, कभी कभी अर्थ लिखा मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, धन और अर्थ बात एक ही है। हॉस्पिटल हो गए, ये अमानवीय में आपके अमानवीय साधन भी आएंगे, हॉस्पिटल है, और ये सामुदायिक संसाधन भी आएगा। पुस्तकालय है, ये सामुदायिक संसाधन भी है और मानवीय भी है। घर है, कोई भी वस्तु यहाँ पर हो सकती है, कोई भी वस्तु से तात्पर्य जिसे आप छू सको, सूंघ सको। ठीक है, छू सको, सूंघ सको मतलब उसकी स्मेल आए आपको। ठीक है, सूंघ सको, हालांकि मकान में कोई स्मेल आती है, लेकिन हाँ फिर भी एक होती है ना, अगर आप आंतरिक रूप में जाओगे तो कहते हैं अगर मकान में घर है, भाई सब लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, तो वो ये कहते हैं ना, खुशबू है परिवार की। ठीक है, तो उस तरीके से सोच सकते हो आप। सूंघ सको, जिस चीज़ को छू सको और जिसे आप कहते हैं ना चोरी कर सको, तो ऐसी चीज़ को, तो धन तो चुरा सकते हो, हालांकि किसी का घर चोरी नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, धन तो आप चुरा सकते हो। तो ऐसी चीज़ें जो छू सकते हो, सूंघ सकते हो, जिन्हें आप देख सकते हो, वो क्या है आपकी, चोरी कर सकते हो, वो क्या है आपके मानवीय साधन में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है, हमने बात कर ली कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन है, मानवीय और अमानवीय। इन्हीं का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, कोई निर्णय लेते हैं, उससे हम प्लानिंग करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो भी हमारा लक्ष्य है ना,
उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है सर्वप्रथम साधनों का संगठन कर उसे गतिशील बनाना होता है। तो हमने क्या बताया, हमारे पास रिसोर्स है, मानवीय है, अमानवीय है। मानवीय में जैसे ज्ञान है तो उसका भी प्रयोग हमें आपको करना पड़ेगा, किसी भी डिसीजन में आपको अपने ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक तो ज्ञान हो गया, ओके। दूसरा अमानवीय में कि उस जो भी आपको प्लानिंग करनी है उसमें अमानवीय साधन कौन सा आपको चाहिए, तो इन सब चीज़ों का क्या करना है आपको, इनका संगठन बनाकर इन्हें गतिशील बनाना होता है सबसे पहले, कि दोनों का मिक्सचर होगा। भाई मानवीय चीज़ें भी, भाई बुद्धि तो आपकी काम करेगी लेकिन पैसा की आवश्यकता भी तो हो सकती है कई कामों में, ठीक है ना। तो अमानवीय साधन भी आपको चाहिए होते हैं। जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन भाई मटेरियल तो चाहिए ना, बुक्स चाहिए आपको, नोट्स चाहिए, कोचिंग भी हो सकता है चाहिए, जिससे कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए, है ना। खुद से पढ़ो तो समझने में ही समय लग जाता है थोड़ा। तो कोचिंग वगैरह में ये फ़ायदा है कि लोग स्पेशल जो कंटेंट होता है वो प्रोवाइड करा देते हैं बेसिक, और हम फिर धीरे धीरे हमारी समझ विकसित हो जाती है, फिर हम खुद भी समझने लगते हैं चीज़ों को, है ना। तो साधन क्या होते हैं, क्रियात्मक व उपयोगी होने चाहिए। तो जो भी ये कोचिंग वगैरह के लिए पैसे चाहिए होते हैं, है ना, तो साधन क्रियात्मक व उपयोगी होने चाहिए। जो भी साधन है वो क्रियात्मक होने चाहिए, मतलब आपके काम के हिसाब से होने चाहिए, और उपयोगी भी होने चाहिए, ठीक है। गृह प्रबंधन में मूल्य व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मूल्य और जो लक्ष्य हैं आपके वो बने रहें, लक्ष्य आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए हमें साधन चाहिए होते हैं, जिसकी भी हमने बात की थी। ऊर्जा व समय मानवीय अमानवीय साधन दोनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऊर्जा, क्योंकि कहीं कहीं हालांकि जो ऊर्जा है वो मानवीय ही माना गया है, बस समय को ग्रॉस एवं कैंडल ने मानवीय बताया है और निकेल एवं डॉल्सी ने अमानवीय बताया है, ठीक है। लेकिन कई जगह ऊर्जा को भी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ऊर्जा व समय को आपको परेशान नहीं होना है, ये मानवीय और अमानवीय दोनों में आते हैं, ओके। मानवीय और अमानवीय दोनों में आते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसा समझ सकते हो, तो वो अमानवीय साधन हो जाएगा, ओके। लेकिन जो हमारे अंदर जो क्षमता है काम करने की, जो हम ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं, वो मानवीय साधन हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों को थोड़ा लोग बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है ये मानवीय और अमानवीय दोनों साधन के अंतर्गत आते हैं, ओके। ग्रॉस एवं कैंडल ने साधनों को मानवीय व अमानवीय दो रूपों में वर्गीकृत किया है। ग्रॉस एवं कैंडल ने भी किया है और निकेल एवं डॉल्सी ने भी किया है, ध्यान रखिएगा, ओके। साधनों का वर्गीकरण हम पढ़ लेते, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला ज़्यादा क्लियर दिख रहा है ना, ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, इसको देखते हैं। तो देखिएगा साधनों का वर्गीकरण आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो होम इकोनॉमिक्स सेमिनार ने क्या कहा है, जो साधन होते हैं कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं, ओके, व्यक्तिगत होते हैं, और वस्तुएं एवं उपकरण जो होते हैं वो भी आपके साधन होते हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया है, होम इकोनॉमिक्स ने साधन बताए हैं। कौन कौन से, अच्छा सामाजिक में इन्होंने क्या क्या बताए हैं, भाई डेफिनेशन याद रखिएगा किसके हैं, ये होम इकोनॉमिक्स के हैं ये साधन। कौन कौन से सामाजिक में इन्होंने बताया, वस्तुएं और व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत में बताया भाई जो हमारी आंतरिक चीज़ें होती हैं, रुचि है, अभिवृत्ति, हमारा एटीट्यूड है, हमारा विश्वास, ट्रस्ट है, संवेग है, स्थायी भाव हैं, ये आ जाते हैं व्यक्तिगत में। और वस्तुएं एवं उपकरण कैसे होते हैं, ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित होते हैं। और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, भाई कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ रहे हो, थ्योरी क्लास पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ओके। कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक्टिव रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। तो अब हम बात करते हैं, ये किसने बताया आपको, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित किसमें बताया, वस्तुएं एवं उपकरण में बताया, ठीक है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित किसमें आएंगे, वस्तुएं एवं उपकरण में आएंगे, ओके। प्राकृतिक भी वस्तुएं ही हैं एक तरीके की, ओके। अब हम बात कर लेते हैं किसके हिसाब से, निकेल एवं डॉल्सी के हिसाब से। इन्होंने क्या बताया, मानवीय और अमानवीय। तो मानवीय में वही रुचियाँ, ज्ञान, कौशल, शक्ति, योग्यताएं, अभिवृत्तियाँ आ रही है नहीं आ रही, वही सारी चीज़ें जो आपके अंदर हैं, ओके। दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहाँ पे शक्ति दिया है, ऊर्जा नहीं लिखा हुआ है, ओके। शक्ति को आप ऊर्जा भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि भाई ऊर्जा नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। अमानवीय साधन में क्या हो जाएगा, समय, धन, वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाएं जो होती हैं वो हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी इन्होंने मानवीय में भी ऊर्जा की बात नहीं की है, इसीलिए उसको मानवीय और अमानवीय दोनों में रख लिया जाता है। ग्रॉस एवं कैंडल की बात करते हैं, मानवीय साधन इन्होंने क्या बताया है, समय, शक्ति, रुचियाँ, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ। और यहाँ पर अमानवीय में क्या बताया, धन, भौतिक सुविधाएं और सामुदायिक सेवाएं। तो निकेल एवं डॉल्सी ने 4 चीज़ें बताई हैं मानवीय में और इन्होंने 3 ही बताई हैं, ठीक है। समय, धन, और क्योंकि इन्होंने समय को जो है अमानवीय माना है, ठीक है, समय को अमानवीय माना है, और इन्होंने समय को
क्या माना है, मानवीय माना है। देखो ये लिखा है समय। ओके, तो ये यहाँ पर आपको इनका जो वर्गीकरण है ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे कुछ नहीं याद रखना है, आपको पता है अंतर्निहित चीज़ें, जो अंतर्निहित चीज़ें हैं वो मानवीय में आ जाएंगी, जो चीज़ें आप देख रहे हो, छू रहे हो, सूंघ रहे हो, वो अमानवीय में आ जाएंगे। आपको याद तो ऐसे ही हो जाएंगी, बस आपको समय और यहाँ पर ऊर्जा को ध्यान में रखना है, जो कि मानवीय और अमानवीय दोनों में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये संसाधन थे आपके। अब बात आती है जो प्राकृतिक आपके जो संसाधन होते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले हम देख लेते हैं साधनों के वर्गीकरण में जो रह गई अभी। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं जो साधनों का वर्गीकरण सबसे पहले प्रयोग कब किया गया, तो एक सेमिनार हुआ था इंडियाना के फ्रेंच लिंक में। ठीक है, ये समय था जुलाई 1961 का। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, सबसे पहले साधनों का वर्गीकरण कब किया गया था, जुलाई 1961 में किया गया था। ठीक है, 1961 में किया गया था। ओके, तो ये तो डेट याद रखिएगा कि साधनों का वर्गीकरण सबसे पहले कब किया गया, 1961 में किया गया। पूछा जाए कहाँ किया गया, ठीक है, कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियाना के फ्रेंच लिंक में। ठीक है, फ्रेंच लिंक में। ठीक है, ओके, अब बात आती है कि ये किस तरीके का सेमिनार था जिसमें इसका प्रयोग किया गया, तो ये सेमिनार था अर्थशास्त्र का। ठीक है, गृह अर्थशास्त्र का, मतलब गृह अर्थशास्त्र के सेमिनार में किया गया, गृह अर्थशास्त्र के सेमिनार में। ओके, गृह अर्थशास्त्र के सेमिनार में जुलाई 1961 में जो था गृह विज्ञान के अंतर्गत साधनों के वर्गीकरण का यहाँ पर प्रयोग किया गया। ठीक है ना, उपयोग में सबसे पहले यही लाए गए थे। साधनों का वर्गीकरण का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, जुलाई 1961 में इंडियाना के फ्रेंच लिंक में किया गया। ओके, तो यहाँ पर 3 साधन बताए। ओके, यहाँ पर भी 3 साधन बताए गए थे। कौन कौन से 3 साधन थे, तो अब बात इतना आपने नोट कर लिया, जरा मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, अब बात करती हूँ इन्होंने 3 साधन कौन से बताए थे। सबसे पहले इन्होंने तकनीकी साधन बताए थे। ओके, तकनीकी साधन बताए थे, तकनीकी साधन बताए थे। राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस आप काम पर ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं तकनीकी साधन को शिल्प विज्ञान संबंधी साधन भी कहा गया, शिल्प ज्ञान। ठीक है, शिल्प विज्ञान। ओके, तो तकनीकी साधन मतलब शिल्प विज्ञान साधन आप कह सकते हो इनको। तो यहाँ पर क्या होता था, जो भी प्राकृतिक व उत्पादित वस्तुएं, ठीक है, ओके, जो भी हो आपकी प्राकृतिक व उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनका यहाँ पर उपयोग में लाया, उनको उपयोग में लाया गया। ओके, काम को करने के लिए जो भी तकनीकी साधन थे उनमें किसका प्रयोग किया गया, प्राकृतिक व उत्पादित वस्तुओं को यहाँ पर उपयोग में लाया गया कार्य के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब आपको प्रकार याद होने चाहिए। जब जुलाई 1961 में फ्रेंच लिंक में गृह अर्थशास्त्र के सेमिनार में साधनों का वर्गीकरण किया गया, तो उन्हें कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहोगे 3 भागों में बांटा गया। सब उनमें से पूछा जाए कि कौन कौन से थे, तो आप कहोगे तकनीकी साधन, सामाजिक साधन को ही सामुदायिक साधन कहा जाता है, और व्यक्तिगत या अव्यक्त साधन। ठीक है, तो ये 3 साधन, चलो मैं लिख देती हूँ। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका सामाजिक साधन। ठीक है, सामाजिक साधन जिसको आप सामुदायिक भी कह सकते हो, सामुदायिक साधन भी कह सकते हो। ओके, सामुदायिक साधन भी कह सकते हो या सामुदायिक सेवाएं भी कह सकते हो। इसमें भाई आप क्या आ जाएंगे, उदाहरण में आप जैसे परामर्श दे रहे हो किसी को। ओके, परामर्श भी आपके सामाजिक साधन में आता है, ध्यान रखिएगा। परामर्श करना सामाजिक साधन, हालांकि ये मानवीय गुण लग रहा है लेकिन ये परामर्श सामाजिक साधन में रखा गया है। यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट हो जाएंगे, रेस्टोरेंट क्योंकि सामुदायिक कहा है ना, तो रेस्टोरेंट हो जाएंगे आपके चर्च हो जाएंगे, आपके हॉस्पिटल हो जाएंगे, जो भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो सब लोग प्रयोग कर सकते हैं। चिकित्सा हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जो आपके सामाजिक साधन हैं वो मानवीय व अमानवीय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माने गए। तो आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा माना गया है, तो आप कहोगे सामाजिक साधन सबसे महत्वपूर्ण माना गया, जबकि हमें ऐसा लगेगा क्योंकि आंतरिक मूल्य सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, तो हम लोग कहेंगे जो आंतरिक साधन होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना, हमारे मन में आना चाहिए ये सवाल, लेकिन नहीं, सामाजिक साधन को सबसे महत्वपूर्ण साधन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये हमारी महत्वपूर्ण जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति यहीं से होती है। भाई हॉस्पिटल है,
हॉस्पिटल है, चिकित्सा मिल रही है, ओके, रेस्टोरेंट जा रहे हो, पेट भर रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके माने गए। मान लो आंतरिक साधन तो बेवकूफ़ी भी हो सकता है ना किसी का, तो क्या वो हर जगह काम आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए सामाजिक साधन को ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, ओके। तीसरा आपका है कौन सा वाला? तीसरा था आपका अव्यक्त साधन, व्यक्तिगत या अव्यक्त साधन, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है, अव्यक्त साधन, अव्यक्त साधन। तो ये तीन साधन थे, ये तीन साधन थे हाँ आपके, जिसमें आपके वही सारी चीज़ें जो व्यक्तिगत साधन होते हैं ना, भावनाएं, आपकी अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड, विश्वास, संवेग, जो भी हमने बताया, ये सारे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने वाले साधन यहाँ पर माने गए। ओके, क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। भाई हमने वर्गीकरण दो हर तरीके से पढ़ लिया और इतने पे आपको आई थिंक कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब समझ में आना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं साधनों में प्राकृतिक साधन की बात करते हैं। कुछ होते हैं आपके नवीकरणीय साधन और कुछ होते हैं अनवीकरणीय साधन, ठीक है। तो प्राकृतिक साधन में नवीकरणीय साधन और अनवीकरणीय साधन क्या है, ये धोखे से रह गए यहाँ पर, इन्हें डिलीट नहीं किया, ओके। तो यहाँ पर नवीकरणीय साधन कौन से होते हैं? जो पुनः पुनः आप उपयोग में ला सकें, ठीक है, पुनः पुनः। जैसे जल है, बार बार प्रयोग कर सकते हो, हवा है, बार बार मतलब आपको पूरे दिन ऑक्सीजन मिल रही है, प्रकाश है, पेड़ पौधे हैं, ये हमेशा आप लगा सकते हो, पेड़ पौधे खूब हो सकते हैं, उग सकते हैं, आप इनका बार बार प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अनवीकरणीय साधन, जिसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, वो एकल उपयोग वाले साधन होते हैं, जिनका उपयोग आपने एक बार कर लिया तो दोबारा बनने में उन्हें कई वर्ष लगते हैं, कई करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो जैसे कि खनिज है, कोयला है, तो इनका जो प्रयोग है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। ये एकल उपयोग के होते हैं, एक बार ख़त्म तो ख़त्म, या फिर बहुत ही इतना समय लगता है कि जब तक 3-4 पीढ़ियाँ आपकी गुजर जाएंगी, ओके। अब बात आती है संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य क्या है, क्यों हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। देखो, हम संसाधनों का प्रयोग क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। जब हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, मतलब संतुष्टि की इच्छा के लिए हम करते हैं। और क्या करते हैं, हम चाहते हैं हमारे परिवार का विकास हो सके, ठीक है। हम लक्ष्य क्यों बनाते हैं? हमारा विकास हो सके। लक्ष्य जब हमारा पूरा होता है तो हमारा क्या होता है, डेवलप, हमारा स्तर बनता है, स्टैंडर्ड बनता है, ठीक है ना। तो परिवार के सदस्यों का विकास हो सके। भाई हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे विकास होगा? और कुछ करने के लिए हमें लक्ष्य बनाना पड़ता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधन चाहिए होते हैं, वो चाहे मानवीय हो चाहे अमानवीय हो। फिर हमें जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो हमें संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि के साथ साथ हमारे परिवार का विकास होता है, ठीक है। तो लक्ष्यों की यहाँ पर हम प्राप्ति करने के लिए भी साधनों को ढूंढते हैं, मितव्ययिता के लिए भी हम साधन बनाते हैं, ओके। जैसे हम बजट बनाते हैं, ओके, बजट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? कि हमें पता चले हमारी महीने की इनकम क्या है, महीने के खर्च क्या है, और उस तरीके से हम भविष्य के लिए क्या बचा सकते हैं। साधनों के वैकल्पिक उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य क्या होता है संसाधनों के उपयोग का, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा साधन हमें ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा है, कौन सा साधन की ज़्यादा आवश्यकता है हमें, तो हम उस तरीके से वैकल्पिक उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। जो हमें ज़रूरी है हम उसको चुन लेते हैं, जो हमें ज़रूरी नहीं है वो हम भविष्य के लिए संभाल के रख देते हैं कि इसका प्रयोग आगे आने वाले समय में जब इसकी आवश्यकता होगी तब हम कर लेंगे। तो साधनों का हम वैकल्पिक उपयोग भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हो, आपके पास कपड़े कॉटन भी है, आपके पास वूलन भी है, ओके। लेकिन अभी ठंड के समय में हमने क्या किया है, हमने सारे कॉटन के सूट उठा कर रख दिए हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमें गर्मियों में आवश्यकता होगी, ओके। तो वैकल्पिक है, अभी हमें वूलन चाहिए, ऊन चाहिए, तो क्या इस साधनों का हम वैकल्पिक उपयोग भी करते हैं। इसलिए हम हमेशा क्लासीफाइड करते हैं कि हमारे लिए पता चल सके कि कौन सा साधन अभी महत्वपूर्ण है, कौन सा साधन बाद के लिए। अब बात आती है संसाधनों की विशेषताओं की। देखो, साधनों की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, साधन हमेशा उपयोगी होते हैं, ठीक है। बेशक आज उनका उपयोग नहीं है, कल उपयोग में आएंगे, लेकिन साधन हमेशा उपयोगी होते हैं, ठीक है, उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं, जो साधन होते हैं आपके सीमित भी होते हैं। सीमित कैसे होते हैं? गुणात्मक सीमितता हो सकती है उनकी, जैसे कि उदाहरण के लिए इन्हें आप अनुभव आपका हो सकता है जिसे आप महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास गुणात्मक सीमितता क्या है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की अनुभव का नहीं है, ठीक है,
जैसे कि अनुभव है, हर किसी के पास एक समान नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होता है, ठीक है। अनुभव से ये चीज़ें भी विकसित होती हैं। एक समय था कि मैं किसी के सामने भी कुछ भी बोल देती थी, बचपना था, चाहे कुछ भी कह सकती हो। आज बोलने वाली जगह पर भी घर में कई बार सोचते हैं कि यह बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, या फिर जो बात हम सबके सामने कह देते थे, अब हम किसी विशेष पर्सन के सामने वो बात कहते हैं जो हमें लगता है कि हमें समझ सकता है, ठीक है ना, और इसके सामने कहनी चाहिए। तो क्या ये अनुभव से आया है? तो हमेशा गुणात्मक सीमितता होती है। हर किसी के जिसके पास अनुभव है वो जो कम आपके पास संसाधन है उनमें से भी श्रेष्ठ विकल्प चुन लेगा। जिसके पास अनुभव, ज्ञान, तर्क चिंतन का अभाव है, उसके पास हजारों साधन होंगे, उनमें से भी एक बेस्ट विकल्प को वो चुन नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं गणनात्मक सीमितता होती है, जिसको हम संख्यात्मक सीमितता भी कहते हैं। जैसे कि जिनको आप माप सको, तौल सको, गिनती कर सको। जैसे कि आपकी समय है, आप देख सकते हो कितना समय है आपके पास। आपके पास अप्रैल में पेपर है और क्या बचा है आपके पास, जनवरी। जो चीज़ आ गई समझो गई, लेकिन चलो हम मान लेते हैं अभी जनवरी के 25 दिन बचे हैं, फरवरी बचा है और मार्च बचा है। तो मिलाकर आपके ऐसे 75 से 80 दिन या 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो क्या है, आपने गणना कर लिया, अब आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। शक्ति आपके पास है, धन है आपके पास, परिवार के सदस्यों की योग्यताएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनकी आप गणना कर सकते हो, संख्या ज्ञात कर सकते हो, माप तौल कर सकते हो। तो ये दो तरीके के आपके साधन होते हैं, इसीलिए कहते हैं साधन सीमित होते हैं। ओके, साधन सीमित होते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं साधन कैसे होते हैं, उपयोगी होते हैं। बिल्कुल, जो भी साधन है वो सब उपयोगी हैं, बस आपको बेस्ट विकल्प चुनना है। और सीमित भी होते हैं, अभी हमने आपको बताया था। कुछ नवीकरणीय साधन थे, कुछ अनवीकरणीय साधन है। तो अनवीकरणीय साधन तो बिल्कुल ही सीमित है, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है, जो पेड़ पौधों से आपको हवा मिल रही है क्या बहुत असीमित है? आप पेड़ काट रहे हो, जिस हिसाब से एक समय में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा कि वो सांस भी हमारे लिए जहर हो जाएगी, ठीक है ना। समझ रहे, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, आप जानते हो दिन ब दिन। ओके, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, क्योंकि पेड़ पौधे कहीं ना कहीं वातावरण का पॉल्यूशन भी अपने अंदर अवशोषित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, एक दूसरे से कोरिलेट हैं। ओके, कोरिलेट देखो आ गया। संसाधनों में अंतः संबंध होता है, बिल्कुल, संसाधनों का क्या होता है, अंतः संबंध होता है। जैसे आपने क्या किया, आप मार्केट गए या आप कहीं रिलेशन में गए, आपने देखा उसके पास बहुत अच्छा फर्नीचर है, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी था फर्नीचर, या फिर ये कह लो कि नहीं था और दूसरे आपने देखे बहुत अच्छा फर्नीचर है, तो आप भी उसकी शरीकत में कह सकते हो। या फिर आपको वो अच्छा लगा, आपने कहा अच्छा ले लेते होगा, देखते हैं। तो ये क्या किया आपने, अब आपने अपना कहीं ना कहीं बजट बिगाड़ लिया। अब अगली बार जो अगले महीने का जो बजट होगा उसमें इस सोफे की जो आपने फालतू खर्च किए हैं ना, एक आप नॉर्मल फर्नीचर भी अपने बजट के हिसाब से ला सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने दूसरों की शरीकत में, या फिर अच्छा लगा, ठीक है, शरीकत यहाँ पर नहीं कहेंगे, बस आपको अच्छा लगा, आपने क्या किया, खरीद लिया। ओके, अब क्या हुआ, आपने खरीद लिया, अब आपको क्या करना है, अगले जो बजट में आपको उस चीज़ को भी सोच के चलना है, कहीं ना कहीं अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो हो गया ना संबंध, एक महीने का बजट बिगड़ने से आपको दूसरे महीने पर भी उसका प्रभाव दिखेगा। तो ये अंतः संबंधित होते हैं बजट, जो भी चीज़ें होती हैं, साधन होते हैं। सभी साधनों पर व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू होती है, बिल्कुल, कोई भी साधन है आप उसे व्यवस्थित करके काम कर सकते हो, लंबे समय तक चलेंगे। और आप चाहो तो अभी पानी है, अगर सही से चलाओगे तो काफ़ी वर्षों तक चल जाएगा, नहीं तो आप बहा दो सारा पानी, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सभी साधनों पर व्यवस्थापन प्रक्रिया आपकी लागू होती है। साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में उन्नति होती है, बिल्कुल सही बात है। साधनों का जितना उचित तरीके से प्रयोग किया जाएगा, रिसोर्सेज का, उतना ज़्यादा जीवन स्तर में उन्नति होती है। जैसे कि आप जानते हो ज़्यादातर गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, उसका भी रीजन है, ऐसा नहीं, वो एक अलग विषय कि हाँ शिक्षा, एक तो शिक्षित नहीं है, उन्हें चीज़ें पता ही नहीं है, साधन हैं तब भी पता नहीं है। जैसे आप जानते हो, अगर आप सोचोगे तो क्या मजदूर वर्ग कम नहीं कमाता, मेहनत जरूर करता है वो, लेकिन वो हमसे कम नहीं कमाता है। किसी भी विभाग में आप देखोगे 500 से कम मजदूरी नहीं चल रही है मेरे हिसाब से आज के समय में। और जो बंदा 500 रुपये डेली कमा रहा है तो महीने का लगा लो, लेकिन उन लोगों का क्या है, कोई भी मतलब जीवन स्तर हमेशा उन लोगों का वैसा ही दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि उन्हें उनका सही से उपयोग करना नहीं आता है। जैसे उन्हें ये नहीं पता है कि अगर ये 500 है तो इसमें 400 खर्च कर लो और 100 रुपये बचा लो,
उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि उन लोगों में एक आदत होती है, किसी दिन उनकी 1000 की इनकम हो गई तो वो दूसरे दिन क्या करेंगे, नौकरी पे ही नहीं जाएंगे, ड्यूटी पे ही नहीं जाएंगे, छुट्टी मार के बैठ जाएंगे। भाई देखो 100% तो कोई चीज़ किसी पर लागू नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों में। अब उन्हें ये नहीं कि आज 1000 कमाई हो गई तो 500 को सेव कर ले, और अगले दिन भी अगर आपका शरीर सही है तो जाओ ड्यूटी पर, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका स्तर बढ़ेगा। उन्हें पता ही नहीं है सारी चीज़ों का। ठीक है ना, तो संसाधनों का अगर सही प्रयोग करते हो तो जीवन स्तर में उन्नति होती है, और सही प्रयोग नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं समस्या तो होती है। साधनों के प्रयोग पर प्रतिबंध प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आपसे अगर ये कह दिया जाए किताबें हैं, सब कुछ है, ओके, लेकिन आपको घर में पढ़ाई को ही मना कर दिया जाए, आप पैसे वाले हो, आपके घर वालों ने कह दिया कि लड़की हम नहीं पढ़ाते, ठीक है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। तो साधनों के प्रयोग पर प्रतिबंध प्रक्रिया, अब सब कुछ है आपके पास, पैसा साधन ही है एक तरीके का, धन आपके पास साधन है, धन है, पर उसका प्रयोग नहीं किया गया शिक्षा पे। ठीक है ना, तो हमें मतलब कोई भी चीज़ है कि हम ऐसा भैया नहीं करते हैं, ओके, तो वो साधन आपका बचा रहेगा। तो भाई प्रबंध लग गया आपका उस पर। अब क्या है, मतलब उस हिस्से का, हालांकि पैसा तो ऐसा है कि कहीं भी प्रयोग कर लिया जाए, लेकिन वहाँ से तो बचा लिया गया, शिक्षा तो मतलब नहीं मिली उसे। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। साधनों के उपयोग के सिद्धांत, तो साधनों के उपयोग के सिद्धांत क्या है? सबसे पहले क्या है, लक्ष्यों को निर्धारित करो। जब साधन का प्रयोग तभी तो करोगे जब आपको पता होगा कि आपको काम क्या करना है। ठीक है, जब आप लक्ष्य को निर्धारित करोगे, उसके लिए क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, योजना बनाओगे, ओके, कि हमारे पास क्या साधन है, योजना बनाओगे। जो भी योजना बनाओगे तो उस योजना में कहीं ना कहीं साधन भी चाहिए होंगे। जैसे लक्ष्य आपका क्या है, टीजीटी पीजीटी है, ओके, वही चीज़ें समझाऊंगी मैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, पुराने लोग तो समझ गए होंगे। टीजीटी पीजीटी है। अब इसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको या तो किताब बुक्स चाहिए, या फिर आपको कोचिंग चाहिए, ठीक है, या फिर क्या चाहिए, कोचिंग चाहिए। तो ये सब क्या है, आपके साधन है, साधन है। अब आप योजना बना रहे हो, आप सब देख रहे हो, नोट्स हैं, बुक्स हैं, कोचिंग है, शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, आप जाकर ऑफलाइन कोचिंग करोगे, ऑनलाइन कोचिंग करोगे, ये सब साधन है आपके पास। ठीक है ना, और लक्ष्य आपका पता है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्लियर करना है। तो अब आप ये योजना बनाने में इन सब चीज़ों को, अब आपने क्या करा, साधनों का एकत्रित करना। अब आपने इन सबको एकत्रित कर लिया, आपको पता है कि नोट्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, कोचिंग ऑफलाइन भी ले सकते हैं, मतलब घर में बैठ के आने जाने का समय बच जाएगा, ट्रैफिक का समय बच जाएगा, और अगर पास में है तो आप जाकर भी कोचिंग ले, ऑफलाइन भी कोचिंग ले सकते हो। तो ये सब क्या है, आपने साधनों को एकत्रित कर लिया, अब आप इस पर विचार कर रहे हो, उसी तरीके से आपकी प्लानिंग रहेगी। ठीक है ना, और आपने क्रम के अनुसार इसमें क्या किया, साधनों के महत्व के क्रमानुसार इसे स्थापित करना। मतलब जो भी इसमें ज़्यादा, आप जैसे हमने 2 विकल्प दिए कि ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो, मतलब रोज़ जा भी सकते हो और घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो। लेकिन इसको क्या किया, आपको जो ज़्यादा सही लग रहा है, आपको ये लगता है कि सामने बैठ कर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है और आपकी कोचिंग पास में भी है, तो आपने उसको चुन लिया। अगर आपको लगता है कि भाई कोचिंग तो हमारे घर से बहुत दूर है, आने जाने में किराया बहुत लगेगा, मेरा इतना बजट नहीं है, इतना समय नहीं दे पाऊंगा, ट्रैफिक में घंटों बर्बाद होंगे, तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए आपने क्या किया, ऑनलाइन क्लास ले ली। तो ये क्या, आपने महत्व के अनुसार आपने क्रम में उसको स्थापित कर लिया। ठीक है, ओके, बकाया आप नोट्स भी पढ़ रहे हो, बुक्स भी पढ़ रहे हो, तो ये एक क्रम में आपने सारी चीज़ों को यहाँ पर स्थापित कर लिया। अब उन पर आप क्रियान्वयन करना, मतलब अब आपने सब कुछ कर लिया, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उस क्रिया को आपने प्रारंभ कर दिया, मतलब कोचिंग पढ़ना शुरू कर दिया, नोट्स पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हो भाई, कोचिंग वाले भी क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ओके, टेस्ट सीरीज चलाते हैं यहाँ पर। तो आपने क्या किया, निरीक्षण कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, खुद भी दे रहे हो घर में बैठ के, और कोचिंग वाले जो दे रहे हो वहाँ पर भी आप निरीक्षण कर रहे हो, ओके। और निरीक्षण करने के साथ साथ क्या है, बहुत सारी चीज़ें, आपके आंसर सही भी जा रहे होंगे, गलत भी जा रहे होंगे, तो उनको समायोजन भी करने का मतलब ये है कि समायोजन करना, मतलब अब जो चीज़ें कमी रह गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए भाई उस पर काम तो करना है, भाई जो कमी है उसको भी एक्सेप्ट करना। अब ये नहीं यहीं पर सुसाइड कर लेना, नहीं, कमी रह गई, मान लो कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये नहीं कि उस पर सुसाइड कर लिया, नहीं, समायोजन करना, मतलब जो क्वेश्चन सही है उनको ध्यान में रखना है, और जो गलत है उन पर काम करना, दोनों को समायोजित करना कि जो हमारी कमियां हैं अब हम उनको दूर करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे परिवार की बात होती तो सभी के विचारों को सुनना और उनको सबको मानते हुए एकीकरण करके समायोजन करना। ऐसी चीज़ आ जाती कि मतलब घर में आपके 10 लोग हैं, सबने अपना अपना विचार दिया और आपने सबको क्या है, ऐसा नहीं किसी का दिल नहीं दुखाया, सबकी बातों का मान रखते हुए समायोजन कर लिया, ऐसे करके चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो मैं समझा रही हूँ वहाँ पर मैंने अपने हिसाब से समझा दिया। और फिर क्या है, लास्ट आपका मूल्यांकन होता है। लास्ट में यहाँ पर निरीक्षण भी आप कर रहे हो समय समय पे, और लास्ट में भी एक मूल्यांकन होता है जहाँ आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपने जो प्लानिंग की थी, जो आपका लक्ष्य था वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर फिर से आप रीप्लान करोगे। ठीक है, अगर आपको टीजीटी पीजीटी क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, तब तो भाई आपका जो भी प्लान था बिल्कुल सफल रहा। और अगर प्लान अगर नहीं क्लियर हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कोई ना कोई कमी थी, तो हम इसका क्या करेंगे, पुनः कहते हैं
पुनः ये प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर लक्ष्य बनाएंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, वही सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, साधनों से प्राप्त संतुष्टि बढ़ाने हेतु, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर, आपके अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर साधनों के सिद्धांत। देखो हमने विशेषताएं भी पढ़ा दी, आपको उद्देश्य भी बढ़ा दिए, सिद्धांत भी पढ़ा दिए। अब हम किस पर आ गए, साधनों से प्राप्त संतुष्टि बढ़ाने हेतु, मतलब जो भी हम साधनों का प्रयोग क्यों करते हैं, जो साधन है उनसे हमें संतुष्टि हमारी रोज बढ़े, उसके लिए हम साधनों का प्रयोग करते हैं। तो साधनों के उपयोग का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जैसे साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। भाई साधनों का प्रयोग क्यों करते हैं, हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, हमारे परिवार का विकास होता है और हमारा स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ हॉयट ने इस संबंध में 4 सुझाव दिए। अगर आपसे पूछा जाए साधनों के अंतर्गत एलिजाबेथ हॉयट ने कितने सुझाव दिए, तो आप कहोगे 4 सुझाव दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। तो साधनों की पूर्ति में वृद्धि करना, वैकल्पिक उपयोगों का ज्ञान, उपयोग में वृद्धि करना, चुनाव के मध्य संतुलन करना। तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहले इन्होंने क्या है कि साधनों की पूर्ति में वृद्धि करना, दूसरा होता है वैकल्पिक उपयोगों का ज्ञान और उपयोग में वृद्धि करना और चुनाव के मध्य संतुलन करना। ये 4 एलिजाबेथ हॉयट ने दिए हैं। अब बात आती है साधनों के प्रकार की। ठीक है, साधनों के प्रकार की बात कर लेते हैं। देखो साधन जो मुख्यतः हैं आपके पास मेनली 4 प्रकार के माने जाते हैं। संभावित साधन, भंडार संसाधन, विकसित संसाधन और यहाँ पर संचित कोष हो गया। तो यहाँ पर जो संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन होते हैं वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन उनको हम कैसे प्रयोग में करें उसकी टेक्निक ही विकसित नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो हम लोग कहते हैं पानी की बहुत कमी है, लेकिन उधर है समुद्र सब जानते हैं कि समुद्र में तो पानी का भंडार है, लेकिन क्योंकि खारा पानी है इसका प्रयोग ना नहाने में कर सकते हो ना खाने पीने में कर सकते हो, तो समुद्र का पानी कैसा है, खारा है। तो संभावित तो है कि आने वाले समय में अगर कोई तकनीक विकसित हो गई कि समुद्र के पानी के नमक को अलग किया जा सकता है, खारापन दूर किया जा सकता है, तो ये संभावित संसाधन आपका बन सकता है, मतलब फिर पानी की आपके पास कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये संभावित संसाधन है, अभी इस पर भी कोई भी तकनीक विकसित नहीं है हुई है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है, हो सकता है इसका भी कोई रिजल्ट निकल आए कि इसके खारापन को दूर किया जा सकता है, लेकिन ये संभावित है, अभी इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नमक है। ओके, ऐसे ही आप जानते हो राजस्थान, गुजरात है, वहाँ पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की काफ़ी मतलब मात्रा मिल सकती है, लेकिन उसकी भी तकनीक विकसित नहीं है कि हम कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। भंडार संसाधन आप जानते हो, जैसे आपके पास मैं उदाहरण के लिए बताऊँ तो भंडार संसाधन का मतलब हो गया जिनका भंडार मतलब बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, पर्याप्त है, लेकिन अभी उनका भी उपयोग कैसे करें ये कुछ चीज़ें पता ही नहीं है। जैसे आपके वायुमंडल में हम जानते क्या है, हाइड्रोजन H2 है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है आपके वायुमंडल में, है, सभी जानते हैं, पूरा भंडार है, पूरे वायुमंडल में पाई जाती है। इतना तो समुद्र में पानी नहीं है भाई, समुद्र तो कहीं कहीं है, लेकिन वायुमंडल तो हर जगह है। हम बैठे हैं यूपी के बरेली शहर में, यहाँ पर समुद्र नहीं है, लेकिन भाई वायुमंडल तो है ना, हर जगह वायुमंडल है और हर जगह ऑक्सीजन है, हर जगह H2 हाइड्रोजन है, हर जगह नाइट्रोजन है, क्योंकि ये सारी गैसें वायुमंडल में पाई जाती। तो यहाँ पर इसका तो भंडार है, ये तो तब भी संभावित संसाधन है, मतलब इतना भंडार नहीं है जितना इसका है, ये तो हर जगह है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि इस H2 का, इस हाइड्रोजन का प्रयोग कैसे करें। ओके, तो इसकी भी तकनीक का विकास नहीं है, तो भंडार मतलब बहुत ज़्यादा है इसका। आगे हम बात करते हैं विकसित संसाधन की, कि विकसित संसाधन क्या होते हैं। अच्छा, जो विकसित संसाधन आपके होते हैं वो बिल्कुल इन्हीं की तरह होते हैं, संभावित संसाधन की तरह, क्योंकि जैसे संभावित संसाधन समुद्र का पानी हमने बताया कि अभी इसकी तकनीक विकसित नहीं हुई, तो ऐसे ही जो विकसित संसाधन अब विकसित हो गए, पहले विकसित नहीं थे, पहले ये भी संभावित थे। जैसे कि आपके पास था ग्रेनाइट एक खनिज होता है, ठीक है, ग्रेनाइट था, तो पहले क्या था, ये इसको कैसे प्रयोग करें ये था, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करें किसी को पता ही नहीं था, ना तो इसके गुणवत्ता का पता था ना मात्रा का। लेकिन अब क्या हुआ, इसकी तकनीक विकसित हो चुकी है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं विकसित संसाधन, क्योंकि ये पहले इसका पता नहीं था कैसे यूज़ करना, पर हमने इसकी तकनीक खोज ली है कि इसको कैसे प्रयोग में करना है। ठीक है, किसने किया, जापान ने इसको किया है। ग्रेनाइट का उपयोग किसने किया, जापान देश ने किया, ध्यान रखिएगा, मतलब किसी देश ने भी किया हो लेकिन विकसित कर लिया। तो ये विकसित संसाधन है जो बिल्कुल एक समय में समुद्र के पानी की तरह था कि कैसे प्रयोग करें कुछ नहीं पता था, लेकिन इसकी तकनीक विकसित हो गई, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि समुद्र के पानी की भी तकनीक शायद विकसित हो जाए तो वो भी विकसित संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसके ग्रेनाइट का सर्वेक्षण करके हमें क्या पता चला, इसकी गुणवत्ता कैसी है, मात्रा कैसी है, इसका उपयोग कैसे कहाँ कर सकते हैं, ये सब पता है। तो ये विकसित संसाधन का उदाहरण है ग्रेनाइट, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है संचित कोष। संचित कोष क्या है, जैसे नदियों का पानी क्या है, संचित कोष है। उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें,
आपको प्रश्न पूछा जाए तो उस समय दिमाग खोल के बैठिएगा कि किस चीज़ के लिए लोग पूछ रहे हैं। तो नदियों का जो पानी है ये संचित कोष है। जैसे आप जानते हो क्या होता है, वर्षा होती है, सब कुछ होता है, तो पानी स्टोर रहता है नदियों में, लेकिन ये क्या होता है, संचित रहता है। अब अभी तक इनका कोई आवश्यकता पड़ी नहीं। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, हर नदी की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिनका पानी प्रयोग में लिया जाता है अभी भी, मतलब सिंचाई वगैरह के लिए, लेकिन बहुत सी नदियां अभी भी ऐसी हैं जिनका अभी पानी की आवश्यक उनकी मतलब पूर्ति हो जा रही है, या फिर उन नदियों की पहुंच उन स्थानों तक नहीं है जहां पानी की कमी है। तो इस वजह से उन नदियों में अभी तक पानी सेफ है, उनका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो संचित कोष जो है नदियों का पानी यहाँ पर बेस्ट साधन होगा। ऐसा संसाधन जिनकी तकनीक उपलब्ध है लेकिन अभी उपयोग नहीं की गई। भाई नदियों का पानी का क्या है, अगर हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है, कहीं हमारे आसपास में रामगंगा है, तो हम क्या करेंगे, रामगंगा से पानी का यूज़ कर लेंगे लेके, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पानी तो नहीं है लेकिन उनसे नदियाँ इतनी दूर है कि वहाँ से पानी पहुँचाना ही मुश्किल काम है वहाँ तक। तो इस वजह से ये नदियों में भी पानी संचित कोष। हम ये नहीं कह सकते हमारे देश में हर जगह पानी की कहीं कमी नहीं, सब जगह पानी है, नहीं, बहुत सी जगह पीने को पानी नहीं, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये नदियाँ इतनी दूरी पर है कि यहाँ से पानी वहाँ तक ले जाना ही मुश्किल काम हो जा रहा है। इस वजह से नदियों में पानी क्या है, कई जगह संचित कोष के रूप में जमा है, ओके, जिसका हम लोग भविष्य में हम प्रयोग कर सकते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं तो बॉन्ड्स की हम बात करेंगे, फैमिली बॉन्ड्स, पारिवारिक आवश्यकताएं, जिसमें आप पढ़ते हो आवश्यकताएं क्या हैं, आवश्यक आवश्यकताएं क्या हैं, विलासिता संबंधी आवश्यकता क्या है। तो आज हम ये 2 टॉपिक एक में कवर कर रहे हैं, ओके। तो वीडियो को एक बार फिर से हम कहेंगे लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर जरूर करिए और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पारिवारिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, देखो हम सभी जानते हैं आवश्यकताएं क्या होती है, आविष्कार की जननी है। भाई जब तक हमें आवश्यकता ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो आविष्कार किस चीज़ का होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक एवं भौतिक विकास के लिए आवश्यकताओं को महसूस करना और उन्हें पहचानना बेहद जरूरी होता है। विकास की दृष्टि से आवश्यकता का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और जब हम किसी आवश्यकता को महसूस करते हैं तभी हम उसका विकास के लिए क्या करते हैं, प्रेरित होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आवश्यकता को पहचानना है, ओके। और जो महत्वपूर्ण है उस आवश्यकता की पूर्ति हमें सबसे पहले करनी पड़ती है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो आवश्यकता एवं इच्छा दोनों का अर्थ हम समान मानते हैं, ठीक है। आवश्यकता और इच्छा दोनों का अर्थ हम समान मानते हैं, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से अंतर माना गया। तो अगर ये भी प्रश्न बने कि आप आवश्यकता एवं इच्छा को अलग अलग किसने माना है, तो अर्थशास्त्र ने माना है। जैसे कि किसी की इच्छा है कि हमें गाड़ी खरीदनी है, ओके, इच्छा है वो, लेकिन पैसे खर्च करते समय वो क्या कर रहा है कि समझ नहीं, उदाहरण के लिए पैसों के समय क्या लग रहा है कि नहीं बजट बिगड़ जाएगा, ये कुछ भी चीज़ आ रही है, ठीक है ना, कि हम नहीं ले सकते, मतलब हमें पैसा खर्च करने की तत्परता नहीं है, तो हम वो सिर्फ इच्छा कहेंगे, वो हमें आवश्यकता नहीं कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति को तो वो पैसा भी खर्चता है, ठीक है, पैसा भी खर्चेगा और उसके अंदर मतलब तत्परता भी होती है उस चीज़ को लेने की। तो आवश्यकता वो चीज़ होती है जिस पर हम कहते हैं हमारी सामर्थ्य भी हो और तत्परता भी हो, ओके। आवश्यकता में सामर्थ्य मतलब उसे खरीदने की हमारी तत्परता होनी चाहिए, और दूसरी मतलब सामर्थ्य होना चाहिए, और दूसरे आपके पास तत्परता मतलब पैसे खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, तभी वो आपकी आवश्यकता कहलाएगी, अन्यथा ही वो आपकी सिर्फ इच्छा है, ओके, इच्छा है, क्योंकि हमें उसमें पैसे खर्च करने की तत्परता नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो वो सिर्फ इच्छा है, बनी मन सोच रखा है ये होता वो होता, पर हम पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं उस चीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कोई इच्छा प्रभावहीन एवं निष्क्रिय होती है तो उसे इच्छा कहते हैं, ठीक है। प्रभावहीन कह रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि जिसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव होता है, हमारा मन करता नहीं लेना ही है, इसको कैसे भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो नहीं बोल रहे, यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभावहीन, मतलब हमारी इच्छा बहुत ज़्यादा प्रभाव में नहीं है कि हमें लेनी ही है ये चीज़, ठीक है, मतलब चाह रहे हैं पर कहीं ना कहीं कमी है, ओके, बहुत अच्छे से, मतलब हम निष्क्रिय हैं इस चीज़ पर लेकर, ले लेंगे सोच कर टाल रहे हैं। जब वही इच्छा सक्रिय एवं प्रभाव उत्पादक हो जाती है, जैसे किसी की क्या अभी ठंड के दिन है और किसी को बहुत दूर जॉब के लिए जाना है, ओके, तो उस समय वो व्यक्ति कैसे भी करके अगर उसका बजट है तो वो जरूर गाड़ी खरीदेगा, तो वो उसकी आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि भाई ठंड बहुत है और उसके पास पैसा भी था, वो पैसा खर्च करने को तैयार था गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर जाता है, रास्ते में ठंड भी लगती है, तो सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ वो पैसे खर्च करने को भी तैयार है, तो वो क्या है, उसकी आवश्यकता बन जाएगी, ठीक है ना। तो इच्छा में
हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होती, बस हाँ सोचते हैं कि हाँ ये हमारे साथ पास होनी चाहिए थी चीज़, ठीक है। अतः आवश्यकता के लिए 3 बातों का होना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी आवश्यकता होती है सक्रिय होती है और ये प्रभाव उत्पादक होती है, और ये क्या है, प्रभावहीन है और निष्क्रिय। इच्छा प्रभावहीन और निष्क्रिय होती है, और जो आवश्यकता है वो सक्रिय और प्रभाव उत्पादक होती है, ठीक है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये आवश्यकता जो है आपकी 3 बातों का आवश्यकताओं में होना जरूरी है। एक तो आपको किसी वस्तु की इच्छा होना, मतलब डिजायर ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, कि हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब इच्छा से ही आएगा आवश्यकता, लेकिन इच्छा यहीं पर ख़त्म हो जाएगी अगर आप उसके लिए लेकर काफ़ी सक्रिय नहीं हुए तो, ठीक है। और इच्छा को संतुष्ट करने की सामर्थ्य अर्थात पर्याप्त धन। कई बार इच्छा होता है लेकिन हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है, धन ही नहीं है, तो हमें कई बार इच्छा मारनी भी पड़ती है। तो वो हम जब इच्छा मार ले रहे हैं इसका मतलब वो हमारी आवश्यकता बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि हमें उसके बिना चलना ही नहीं था। जैसे रोटी और कपड़ा मकान किसी की इच्छा नहीं होती, वो आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। भाई इच्छा नहीं है कि हम खाना, हमें रोज़ खाना मिले, वो इच्छा नहीं, वो आपकी आवश्यकता है। आपको 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, कितने दिन जियोगे आप, ठीक है। तो आप रहोगे ही नहीं, तो फिर क्या इच्छा करोगे आप, ठीक है ना। तो वो आपकी आवश्यकता है। व्यय की तत्परता, उसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है लोगों के पास धन होता है लेकिन उनका मन भी करता है कि एक चीज़ हम ले लें, लेकिन सब कुछ है लेकिन वो खर्च करने की थोड़ी कंजूसी वाली आदत होती है, तब भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मतलब यहाँ पर ये वो कंजूसी नहीं चलेगी, आपके अंदर वो तत्परता होनी चाहिए, रेडीनेस टू एक्सपेंड, मतलब आपको पैसे खर्च करने की यहाँ पर तत्परता भी होनी चाहिए, मतलब व्यय की तत्परता भी होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आपकी वो आवश्यकता कहलाएगी। तो कितने तत्व हैं, 3 तत्व बहुत आवश्यक है यहाँ पर किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ये एक तो किसी वस्तु की इच्छा होना, इच्छा को संतुष्ट करने की सामर्थ्य अर्थात धन होना, और व्यय की तत्परता होना, ठीक है। हो गए तीनों। अब इन 3 तत्वों में से यदि एक तत्व भी की आपकी कमी है तो वह केवल इच्छा कहलाएगी, आपकी आवश्यकता नहीं कहलाएगी। तो इच्छा की पूर्ति के लिए इन तत्वों का होना जरूरी नहीं, इन तत्वों का होना जरूरी है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसलिए आवश्यकता के लिए 3 तत्वों डिजायर, मनी एंड रेडीनेस का होना आवश्यक है। तो DMR का संबंध किससे है, DMR का, अब तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डिजायर, मनी और रेडीनेस का तात्पर्य किससे है, आपकी आवश्यकताओं से, आपकी वांट्स से है, ठीक है। वस्तु की इच्छा, यहाँ पर वही चीज़ है, बस डायग्राम थोड़ा दे दिया है समझने के लिए। तो वस्तु की इच्छा है आपके अंदर, किसी भी चीज़ को लेकर डिज़ायर है, गुड्स है, मतलब किसी गुड्स को लेकर डिज़ायर है आपके पास, तो वो क्या है, पर्याप्त उसके लिए धन होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट मनी होनी चाहिए, और व्यय की तत्परता मतलब रेडीनेस होना चाहिए, तभी आपकी वो बॉन्ड्स कहलाएंगी। ओके, क्लियर हुआ। तो भाई अब ये चीज़ हमने आपको समझा ही दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस इस पेज को मैंने डाला है। पेंशन के शब्दों में आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन और शक्ति विद्वान हो तथा वह उन्हें उस इच्छा की पूर्ति के लिए लगाने के लिए तत्पर भी हो। मतलब वही चीज़ कही है, बस इस डेफिनेशन जो अभी तक हम पढ़ रहे थे किसकी थी, पेंशन ने कही है। ये जो डेफिनेशन किसकी थी, पेंशन की थी। तो इन्होंने क्या कहा, आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन शक्ति विद्वान हो तथा उन्हें उस इच्छा की पूर्ति के लिए लगाने के लिए भी तत्पर हो। मतलब साधन और शक्ति होनी भी चाहिए, मतलब धन वगैरह होना भी चाहिए, पर वो खर्च करने की भी दम होनी चाहिए, ऐसे समझ सकते हो। तो ये चीज डेफिनेशन किसकी, पेंशन की है। अब बात होती है कि आवश्यकताओं को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं। भाई कई बार हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं उनको तत्व प्रभावित भी करते हैं, जैसे हमारी इच्छा भी है, आवश्यकता भी है, पर हमारे पास धन ही नहीं है, तो हम कैसे ले पाएंगे। तो आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो पहला कारक होगा, भौतिक वातावरण को पहला कारण माना गया, क्योंकि ये भाई नेट वगैरह में क्रम पूछ ले आते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्रम से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भौतिक वातावरण जो होता है आपका कौन सा पहला कारण माना गया है, क्योंकि भौतिक वातावरण से तात्पर्य है कि मान लो हम गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी स्वेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लैंड वगैरह में निवास कर रहे हो तो वहाँ पर तो ऊनी कपड़े आपको पूरे जीवन चाहिए। आप जानते हो ऊन का सबसे पहले निर्माण भी ऊन का देश को किसे कहते हैं, हम इंग्लैंड को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत ठंडा रहता है, तो उन लोगों को ज़्यादा आवश्यकता थी। तो भौतिक वातावरण, अब जो यही आवश्यकता को प्रभावित करेगा। जिस व्यक्ति का यहाँ मौसम गर्म रहता है उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है ऊन के स्वेटर वगैरह की, तो वो क्या है, कॉटन वगैरह नॉर्मल कपड़ों में भी काम चला लेगा। तो ये क्या है, प्रभावित कर रही है। अब यहाँ पर हमें चाहे कुछ भी हो जाए हमें स्वेटर लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम ठंड में बीमार होकर मर जाएंगे, ऐसे ही समझ सकते हो आप। दूसरा अगर हम बात करते हैं धार्मिक एवं, दूसरा पढ़ते हैं हम आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण, कई बार ऐसा भी होता है कि हर किसी की सामर्थ्य उतनी नहीं होती, जैसे कि एक निर्धन व्यक्ति है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए ही
परेशान होता है, तो उससे आप कहो कि बहुत ज़्यादा वो कुछ बहुत बड़ा महल बनवा ले या कितनी भी उसे इच्छा होगी तब भी उसकी सब बेकार है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास आर्थिक अर्निंग ही उतनी नहीं है। लेकिन जिसके पास व्यवस्था है तो वो अपनी पूर्ति कर लेगा। और व्यवस्था में भी यहाँ पर वही बात आएगी, पैसा कितना भी हो, अगर खर्च करने की मतलब आदत नहीं है, मतलब नहीं है मन कि हमें ये पैसा खर्च करना है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा ही रह जाएगी। तो ये चीज़ें आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं, मतलब आर्थिक कारक भी प्रभावित करता है। धार्मिक एवं नैतिक कारक जो होते हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं ना, सादा जीवन, उच्च विचार, सांसारिक भोगों से दूर रहना, ठीक है, विलासी चीज़ों से दूर रहना, संतोषी प्रकृति का होना, तो ये धार्मिकता में आ जाएगा। बहुत से धार्मिक लोग होते हैं क्या करते, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो प्रॉपर्टी जोड़कर क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों को की ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका मतलब जिसको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, बस उसको क्या है, दिखावे की इच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा शौक मौज की इच्छा है, तो वो उल्टा है, वो वही सारी चीज़ों की पूर्ति करेगा, वो पैसा भी खूब खर्च करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नैतिक कारण भी होते हैं कि गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने हैं कैसे भी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा हो जाता है आपका सामाजिक कारक। सामाजिक कारक से भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जानते हो कैसे प्रभावित होती हैं। मान लो धन आपके पास हो या ना हो, हमारे यहाँ शादी होती है तो कितने भी आप गरीब हो, थोड़ा बहुत खर्च आपको करना ही पड़ता है। मुंडन होता है तो भी करना, मतलब इतने संस्कार होते हैं। कोई मर जाए तब तक तो चाहे आप बेशक वो व्यक्ति जो मरा है वो इतना बीमार था कि उसकी बीमारी में ही सब कुछ बेच के आपने लगा दिया, तब भी आपको उसका 10वां संस्कार, 13वीं संस्कार, ये सब चीज़ें आपको करनी ही करनी है। थोड़ा मतलब उतना बहुत हाई लेवल से नहीं करोगे, पंडित को तो कम से कम खिलाओगे, तो उसके लिए भी बेशक आपको कर्ज लेना पड़े। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं, ठीक है। आदत एवं स्वभाव। अब आदत आपका ये भी हो सकता है कि आपको मतलब कहते हैं ना, चाय हो गया, बीड़ी हो गई, पान हो गई, इनकी बहुत ज़्यादा आपको तलब हो, बेवजह पूरे दिन पीने खाने की आदत हो, ठीक है ना। तो आदत एवं स्वभाव से भी आपकी आवश्यकता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि ज़्यादा तो खर्चा तो आप यहीं पर कर दोगे। रीति रिवाज, वही सारी चीज़ें हो गई। रीति रिवाज में आप जानते हो, जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर सामाजिक कारण बताए थे, ऐसे ही कुछ रीति रिवाज होते हैं। मान लो शादी है तो आपको आपके यहाँ जो गेस्ट आए उनका मान सम्मान भी करना है आपको, साथ ही साथ आपके जो भी वही सेम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, शादी विवाह मुंडन संस्कार वगैरह। आप मतलब ये सब आपको याद रखना है कि तत्व प्रभावित करते हैं, तो ये सब आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पर पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो आपके गांव हैं जो आसपास के लोग हैं उन्हें भोजन कराना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी आपकी आवश्यकताएं प्रभावित होती। दिखावे की इच्छा। अच्छा, एक मतलब यहाँ पर एक याद रखिएगा, एक तत्व आता है स्पष्ट उपभोग। स्पष्ट उपभोग अगर पूछा जाए क्या है, स्पष्ट उपभोग क्या है, स्पष्ट उपभोग किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं दिखावे की इच्छा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन के अंतर्गत आते हैं, वो मतलब इस तरीके के लोग होते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए, भाई आवश्यकता नहीं होगा लेकिन दिखाने के लिए लोगों को, दूसरों को खूब हाई फाई सोफे, मतलब सोफे, फर्नीचर, मतलब पूरा फर्नीचर बोल सकते हैं, बिल्डिंग बनवाना, बहुत बढ़िया मकान कोठी टाइप बनवाना, इस तरीके की चीज़ें, मतलब दिखाने के लिए। रोज़ नए नए कपड़े पहनना, नई नई चीज़ें खरीद के लाना, बेशक उनको आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें चीज़ों को लाने का, कहीं भी घूमने गए महंगी से महंगी चीज़ ला के रख दी दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितनी ज़्यादा, मतलब एक दिखावे की वजह से। तो इसको हम कहते हैं स्पष्ट उपभोग। ओके, सबको पता है बस दिखाने के लिए कर रहे हो जो भी। ओके, मतलब होता बेवजह का, लेकिन लोग करते हैं ऐसा भी। दूसरा फैशन। फैशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम कपड़े ले लेते हैं फैशन के अनुसार, फिर जब वो फैशन एकदम से चला जाता है तो वो कपड़े हमारे नए ही ख़राब हो जाते हैं, फिर वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताएं इससे प्रभावित होती है। भाई अब आप नए फैशन कपड़े खरीदोगे तो अलग आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अनुकरण की इच्छा से प्रेरित आवश्यकताएं, दूसरों की देखा देखी, है ना। वही बात हम कहेंगे, किसी के यहाँ देखा आपने, भैया रोज़ वो, भाई वो तो पैसे वाला है, सामने वाला हो सकता है पैसे वाला हो, या फिर कहीं अंधी कमाई कर रहा हो, मतलब गलत तरीके से कमा रहा हो। ओके, लेकिन उसको क्या है, वो तो उसके पास पैसा आ रहा है इसलिए वो खूब रोज़ नई नई चीज़ें, जो भी मार्केट में नई चीज़ आ रही है, टीवी है, फ्रिज है, नई तरीके के, आप जानते हो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आजकल फ्रिज डबल डोर वाला खूब चल रहा है, काफ़ी बड़ा आता है, 1 लाख के करीब आता है। लेकिन दूसरों का देख के हम लोग क्या करते हैं, हम भी चाहते हैं हम भी ले लें, पर हमारा बजट नहीं है, ठीक है ना, हमारा बजट नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं दूसरों की। तो इससे हमारी आवश्यकताएं प्रभावित होंगी, क्योंकि जहाँ हमारे बजट नहीं था वहाँ तो हमने 1 लाख खर्च कर दिए। अब इससे हमारी जो आवश्यकताएं हैं वहाँ पर हमें जो वाकई में आवश्यकता थी उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और उत्पादकों द्वारा निर्मित आवश्यकताएं, जो कि आप जो उत्पादक लोग होते हैं
जैसे कि जो भी उत्पादक कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका क्या करते हैं, विज्ञापन चलवाते हैं, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट खूब कराते हैं। तो जैसे जो 30-40 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जो थोड़े एडल्ट हो गए हैं, ठीक है, उनको तो इन विज्ञापनों का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो आजकल के जो जनरेशन है उन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप जानते हो आजकल शॉर्ट्स वीडियोस का ज़माना है, हर मिनट पे कोई ना कोई वो शॉर्ट्स वाले ऐड देते ही देते हैं। तो बहुत से लोग, लड़कियां हैं आजकल हम उम्र की, वो देखती हैं अरे इससे हेयर फॉल सही हो जाएगा, इससे डेंड्रफ से बालों का निकल जाएगा, और उन्हें देखा तुरंत बुक कर दिया। पता नहीं है, ये नहीं पता कि वो तो प्रचार, उनका तो काम है, उसको तो इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। ओके, नहीं, इनसे ये पूछा जाए कि तुम लोग रोज़ कभी किसी प्रोडक्ट को लेकर आ जाते हो, कभी किसी प्रोडक्ट को लेकर आ जाते हो, तो फिर तुम कैसे, तुम्हारा हम विश्वास कर लें भाई। कभी तुम ट्राया का ऐड कर रहे हो, कभी तुम वैदिक का ऐड कर रहे हो, तो इससे क्या साबित करना चाहते हो? ये तो मतलब तुम्हें खुद ही एक चीज़ सूट नहीं करी तभी तो तुम दूसरे का ऐड करने चले गए, ठीक है ना। तो वो तो उनका तो काम ऐड करना, तो कहीं ना कहीं लेकिन हम लोग प्रभावित होते, हमें लगता है अरे सही कह रहा है, लाओ इसको यूज़ कर लेते, हमारे भी तो बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। तो समझने के लिए ये सारी चीज़ें भी आपके आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। कौन कौन सी? भौतिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक एवं नैतिक कारण, सामाजिक कारण, आदत एवं स्वभाव, रीति रिवाज, दिखावे की इच्छा, फैशन, अनुकरण की इच्छा, उत्पादकों द्वारा निर्मित आवश्यकताएं। यहाँ पर जो हमने रीति रिवाज आपको स्पष्ट, उपभोग का नियम किससे संबंधित है? रीति रिवाज से, सॉरी, दिखावे की इच्छा से, ध्यान रखिएगा। ओके, दिखावे की इच्छा से संबंधित है। अब आवश्यकताओं की विशेषताएं क्या है? आवश्यकताओं की विशेषताएं ये है कि आवश्यकताएं आपकी असीमित होती हैं, लेकिन आपके साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। हमने बताया था साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं सीमित होती हैं, पर इन्हीं सीमित साधनों से आपको इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। अब इसी के लिए आपको मानवीय मतलब साधन जैसे कि ज्ञान कौशल को ध्यान में रखना होता है। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपको सही डिसीजन लेना होता है, और अमानवीय साधनों का प्रयोग करके आपको अपनी प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर आपको अनुभव है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तर्क चिंतन की क्षमता है, तो आप उन्हीं सीमित आवश्यकताओं से, ठीक है, सॉरी, सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक भी होती हैं, वो बिल्कुल, जैसे कि आपको मीठा खाने की इच्छा है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप मार्केट जाओ, खूब बढ़िया सी महंगी मिठाई लेकर आओ, आपके घर में गुड़ रखा है, थोड़ा सा मुंह में डाल लो, चीनी रखी है दाने, वो मुंह में डालो, भाई मीठा खाना है खा लो। बतासा रखा है भाई, आजकल हम लोग तो गाँव के एरिया से जुड़े हुए थे, तो गांव में पहले खूब प्रोग्राम ऐसे होते थे, तो बतासे बहुत आते थे, ठीक है। तो भाई मीठा खाना है आपको, ओके, घर में जो चीज़ दूध में चीनी डाल के दूध पी लो, जरूरी है मार्केट मीठा बर्फ़ी खाने जाओ। तो जैसे अब है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं जिसके पास है भैया खूब खाओ, लेकिन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है वेस्ट करना, तो एक दूसरे की पूरक भी होती हैं। आवश्यकताओं में आपस में प्रतियोगिता भी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आवश्यकताओं में क्या होती है? आपस में प्रतियोगिता भी होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाई रोटी और कपड़ा और मकान, ये हमारी 3 मेन आवश्यकताएं हैं, ओके। लेकिन वैसे आवश्यकता हमने क्या कहा? असीमित है, लेकिन हमारी 3 ये महत्वपूर्ण है, तो और सब हम बाद में पूरी करेंगे। पहले हमारी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सबसे पहली तो हमारा पेट भरना चाहिए। भाई आदि मानव भी तो था, वो कपड़े नहीं पहनता था, पर पेट पहले भरता था, क्योंकि कपड़ों का चाहे अब आप कहोगे विकास ही नहीं था उस समय, कुछ भी सही, लेकिन पहले उसने क्या करा? अब भाई अगर कपड़े जरूरी होते तो वो खाना बाद में ढूंढता, पहले कपड़े का विकास करता, पर उसने खाना पहले क्यों ढूंढा? क्योंकि खाना ज़्यादा इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण। कितने भी हम लोग शर्म वाले बन गए, जिस दिन खाने को नहीं मिलेगा ना, उस दिन सबसे कपड़े बेच के भी हम खाना खरीद लेंगे। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं जिसके अंदर मॉरलिटी है, हम ये नहीं कह रहे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा भी नहीं है कि हम सबको कोई भी चीज़ 100% लागू नहीं होती है। आपको पता है एक बार भूकंप आया था, कहाँ पे? जापान में, ओके, जापान में नहीं, नेपाल में। नेपाल में भूकंप आया था, उस समय हमने बीएड का एंट्रेंस दिया था, हमें भी वो झटके महसूस हुए थे। हम नेपाल में, सॉरी, हम यहीं अपने मतलब यूपी में हम क्या कर रहे थे, पेपर दे रहे थे एक कॉलेज में, हमारा एंट्रेंस था, तो बीच में गैप था, और फिर सेकंड शिफ्ट में शायद पेपर था, ऐसे ही एंट्रेंस हुआ था, 2 तरीके से हुआ था, कुछ मुझे याद है, ऐसा ही हुआ था, टाइम पुराना हो गया। तो हम लोग दोपहर में ऐसे ही कैंटीन में बैठे थे, तो पूरी कैंटीन हिल गई। हमें लगा ये कॉलेज वो वीआईपी था, तो हमें लगा ये कि यहाँ पर कुछ सुविधा है, ऐसी ये कैंटीन हिल रही है झूले की तरह, लेकिन बाद में पता चला कि वो भूकंप आया था, ओके। जब हम घर आ गए, पेपर हो गया कि नेपाल में हाहाकार मचा, तो वहाँ पर एक बच्चा, एक आदमी क्या था, वो मतलब उसमें मलबा होता है ना, जब भूकंप आया तो उसमें दब गया था, 3 दिन तक वो रहा। लेकिन भाई एक तो दबा हुआ व्यक्ति, वैसे ही सांस नहीं आती है, तो ऐसे में प्यास तो लगती, तो उसने अपना मूत्र, ठीक है, यूरिन को पी लिया,
क्यों पी लिया भाई, हमारी जान महत्वपूर्ण थी वहाँ पर। हम ये नहीं, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई उस समय उसका हो सकता है गला सूख रहा, उसको दिक्कत हो रही है, अपने आप को जीने के लिए आदमी हर चीज़ करता है, ठीक है। तो उसने उस समय मूत्र पी लिया, तो क्या किया ये भाई, इस समय वो भूल गया कि ये चीज़ गलत है, ये गंदी है, ये कैसे पियोगे। उस समय हो सकता है उसे कितनी भी उकाई आई हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी मजबूरी बन गई, ठीक है, ये उसकी मजबूरी हो गई। ओके, तो अब भाई समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होती है, तीव्रता जो होती है, सॉरी, प्रतियोगिता होती है कि हमें जिसकी आवश्यकता ज़्यादा प्रभावी होगी, हम उसकी पूर्ति पहले करते हैं। ओके, समझ रहे हो आप यहाँ पर, मतलब सबसे पहले हमारे लिए खाना महत्वपूर्ण है, उसके बाद हमारे पास वस्त्र होना चाहिए, उसके बाद हमारे ऊपर छत होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद तो बहुत सारी आवश्यकताएं जो कि असीमित होती, कुछ भी हो सकता है। और आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती, भाई तीव्रता में भिन्नता का भी वही मतलब है, जो ज़्यादा तीव्र होगी उसको हम पहले पूर्ति करेंगे, और जो जिसकी आवश्यकता उतनी नहीं है उसको हम बाद में करेंगे। कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं, बिल्कुल, जैसे यही यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी, जरूरी है मीठा खाने का मन है तो आप चीनी खा लो, तो आप मतलब विकल्प में ले लो उस चीज़ को। वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल। अब ये नहीं है जैसे कि हमने क्या करा, 1 महीने की हमारी सैलरी आती है, ओके, 1 महीने की सैलरी आती है समझने के लिए। अब हमने क्या किया, 31 दिन का महीना था, 31 दिन का महीना था, 30 दिन का तो पूर्ति हो गया, 1 दिन का बजट कम पड़ रहा था कि भाई इतनी सैलरी में इतना, मतलब 30 दिन का पर्याप्त था, पर 1 दिन हम क्या खाएं, तो क्या उस दिन आप भूस वगैरह थोड़ी ना खा लोगे कि भाई 1 दिन भूस खा लो, और भूस खा के तो समझ, भूस मतलब सेल्यूलोज जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ओके, सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता, हमारे तो गले में अटक जाएगा। जानवर खाते हैं, जैसे कि समझ लो घास खा लो, ठीक है, अब आप तो घास फंस जाएगा, आपको तो घास खाने वाला ना, तो आपके अंदर एंजाइम है घास को पचाने वाला, और आप तो मर जाओगे, गले में ही लग जाएगा, फंस जाएगा। ओके, ये तो चीज़ें जानवरों के लिए हैं। तो क्या है फिर, तो जो आपकी वर्तमान आपने आगे का जो प्लान कर रखा है भविष्य के लिए, वो आपका जो 30 दिन का था वो भी बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अब वो एक कम हो रहा है तो वो देखेंगे बाद में, कमा लेंगे, कैसे भी कोशिश करेंगे, लेकिन जो वर्तमान अभी ज़रूरत है उसको पूरा करो। मतलब आज तो खा लो चैन से, कल का देखेंगे कल। बजट बनाना जरूरी है, सेव करना भी जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि पता ही चले कि बजट बनाने के चक्कर भविष्य को देखते हुए आपने आज पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सबसे पहले आज पेट भरना चाहिए, कल का कल देख लेंगे। आवश्यकताएं सामाजिक रीति रिवाज एवं फैशन से भी प्रभावित होती हैं, बिल्कुल, अभी हमने आपको आगे समझाया भी था, समय समय पर फैशन बदलती रहती है और उस हिसाब से हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। ज्ञान वृद्धि एवं वैज्ञानिक आविष्कारों से भी आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, ये भी चीज़ सही है, बिल्कुल। आवश्यकताएं विज्ञापन द्वारा प्रभावित होती है, वही चीज़ें जो अभी हमने समझाई थी कि रोज रोज नए नए विज्ञापन आते हैं, तो करीब 25 से 30 साल तक के लोग इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, और जो अब आपके किशोर होते हैं वो तो बहुत ही प्रभावित होते हैं। आवश्यकताएं आदत में भी बदल जाती है, बिल्कुल, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू की जो आवश्यकता आपको पड़ती है ना, जैसे चाय की आवश्यकता रहती है इस समय ठंड में, क्या है कई लोग ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते थे लेकिन ठंड में पी लेते हैं, तो वो आवश्यकता हो सकता है उनकी आदत में बदल जाए, आगे वो गर्मियों में भी चाय पिए, ठीक है। एक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताएं निहित होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है जैसे एक आवश्यकता क्या है, आपको जॉब की आवश्यकता है आपको, ठीक है, तो अब इसमें अनेक आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाएंगी। एक जॉब ले लेने से आपको क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी, बच्चों की शिक्षा की प्रॉब्लम है, घर में मनोरंजन की प्रॉब्लम है, जो कि आज आप बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करते हो, तो एक आवश्यकता पूरी होते ही आपकी अनेक आवश्यकताएं यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। आवश्यकता परिवर्तनशील होती है, समय के साथ बदल जाती हैं, ठीक है, जैसे अभी हमारी आवश्यकता है क्या, स्वेटर पहनना, ठंड के दिन है, लेकिन गर्मी में ये चेंज हो जाएगी। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं आवश्यकताओं का वर्गीकरण, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यकताएं अनिवार्य होती हैं, आरामदायक होती हैं और विलासात्मक होती हैं, 3 तरीके की होती है। तो आपसे पूछा जाए आवश्यकता कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, अनिवार्य, आरामदायक और विलासात्मक। जो आपकी अनिवार्य आवश्यकताएं होती है ये भी कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, जीवन रक्षक, कुशलता या निपुणता रक्षक, प्रतिष्ठा रक्षक, और बात करते हैं आरामदायक अकेली होती है, बकाया इनको भी, विलासात्मक को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हानिकारक, हानि रहित और सुरक्षात्मक। देखो विलासात्मक में भी एक सुरक्षात्मक आती है, ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि सारी गलत होती हैं, एक आपकी ऐसी आती है, और जो आपकी ये हानि रहित है ये भी, इससे भी कोई हानि नहीं होती है, ये भी मतलब सही है, बस ये वाली खतरनाक है, ये वाली, ठीक है। तो अब हम इनको बात कर लेते हैं, इनकी पूरी बात कर लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया, आवश्यकताएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, कौन सी, अनिवार्य, आरामदायक, विलासात्मक। अनिवार्य भी 3 होती हैं, जीवन रक्षक, कुशलता रक्षक, प्रतिष्ठा रक्षक, और विलासात्मक भी 3 होती हैं, हानिकारक, हानि रहित, और एक होती सुरक्षात्मक, ठीक है। अब बात करते हैं आवश्यकताओं के वर्गीकरण की। तीव्रता एवं महत्व को देखते हुए आवश्यकताओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो तीव्रता एवं महत्व को देखते हुए हमने बताया 3 वर्गों में बांटा गया, तो वही हो जाएंगे, अनिवार्य आवश्यकताएं,
आरामदायक और विलासात्मक। फिर बात आती है अनिवार्य आवश्यकताओं को भी तीव्रता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ये भी जीवन रक्षक, कुशलता रक्षक और प्रतिष्ठा रक्षक हो जाती हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं जीवन रक्षक। अब जो हम ये वाला पढ़ रहे थे ना, जीवन रक्षक किसका, अनिवार्य आवश्यकता का प्रकार है। देखो अनिवार्य तो वही हो जाएगा कि अनिवार्य क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमें अनिवार्य है, जो हमें खाना, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन इनमें भी जीवन रक्षक कौन सी है, कुशलता रक्षक कौन सी है, प्रतिष्ठा रक्षक कौन सी है, ये जानना जरूरी है। तो जीवन रक्षक में तो वही आपकी चीज़ आ जाएगी, भोजन, जल, वस्त्र, आवास, जिनके बिना आप नहीं जीवित रह सकते हो। ठीक है, तो ये जीवन रक्षक, ये जीवन की रक्षा के लिए इतना तो मिलना जरूरी है। ओके, जल मिलना जरूरी है, जिससे आपकी प्यास बुझती रहे। ओके, लेकिन निपुणता रक्षक आवश्यकता में ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे आपको ये तो मिले ही मिले, लेकिन ऐसी मिले जिससे आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो। जैसे कि प्रोफेसर मोरलैंड के अनुसार निम्न वस्तुएं निपुणता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि साफ एवं हवादार मकान। यहाँ पर क्या था, बस आपकी पूर्ति हो रही है भोजन, जल, वस्त्र, आवास से, पर ये नहीं पता है कि बहुत अच्छा, भाई आप देखते हो बहुत से लोग झुग्गी झोपड़ी बना के भी रहते हैं, तो वहाँ पर क्या इतनी ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, सब कुछ है, लेकिन तब भी उनका जीवन तो कट ही रहा है ना। तो ये खाली जीवन चल रहा है यहाँ पे, और कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर, आपको बीमारियाँ वगैरह मिलती हैं। लेकिन निपुणता रक्षक में क्या होता है कि ऐसी मिलती तो है, पर ऐसी मिलती है जिससे आपका हेल्थ भी सही रहता है और आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है, जिससे आपकी कार्य क्षमता विकसित होती है। ठीक है, तो जैसे साफ एवं हवादार मकान मिलेगा तो आपको कहीं ना, जब साफ सफाई होगी तो बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी तो आपकी जो कार्य की क्षमता है वो ज़्यादा होगी, और कार्य की क्षमता जब ज़्यादा होगी तो आप मेहनत ज़्यादा कर पाओगे, और आपका दिन प्रतिदिन आपकी मतलब क्या होगा, आपका स्तर ऊंचा होगा। ठीक है, तो पौष्टिक एवं संतुलित भोजन मिलना, न्यूनतम से थोड़े अधिक, बस मतलब ये होता है कि कई बार जैसे अभी आपसे हमने जो ऊपर वाली बात की थी, जो आपकी खाली जीवन रक्षक थी, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि 1 जोड़ी 2 जोड़ी आपको ऐसे कपड़े मिल रहे हों कि बस आप उनको शरीर ढक रहे हो ना, मतलब कंधे हो जाते, अगर मान लो ठंड के दिन है, आपके पास एक ही स्वेटर है, अब वो नहीं सूखा, आपने गंदा धो दिया, तो आपको ठंड में सुखना पड़ेगा ना 2-3 दिन, जब जाके सूखेगा, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती है। ओके, लेकिन यहाँ पर कम से कम इतने कपड़े होते हैं कि अगर आपका एक धो दिया तो दूसरा आपको पहनने को मिल जाएगा। बच्चों को कम से कम उतनी शिक्षा तो मिल जाए जितनी उनके पिता के पास है। ठीक है ना, उतना तो शिक्षित उन्हें कर ही दिया जाए। ओके, अगर पिता के पास नहीं भी है शिक्षा, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि बेसिक एजुकेशन उन्हें भी मिलनी चाहिए, और चिकित्सा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए उन लोगों के पास, और आमोद प्रमोद की जो छोटी मोटी और आवश्यकताएं होती हैं उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कभी बीमार हो गए तो दवाई गोली की आवश्यकता, ये आमोद प्रमोद में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जो आपकी निपुणता रक्षक आवश्यकताएं, ये भी अनिवार्य आवश्यकताओं में आती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आरामदायक आवश्यकताएं। आरामदायक आवश्यकताएं, और तीसरी एक और रह गई, जीवन रक्षक हो गई, निपुणता रक्षक हो गई, एक कौन सी थी आपकी, प्रतिष्ठा रक्षक। अच्छा, प्रतिष्ठा रक्षक में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें भी, कि आपके पास थोड़ा मतलब घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका अच्छा से सम्मान कर सको आप, जो रीति रिवाज होते हैं, तीज त्योहार हैं, उन्हें अच्छे से कर सको। ठीक है, थोड़ा सही कर सको। ओके, क्योंकि ऊपर वाली जो हमने आवश्यकता बताई थी उसमें तो आपका सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिल रही थी और ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर रीति रिवाज, बच्चों का थोड़ा लालन पालन सही से हो सके, जो भी प्रथाएं हैं उनको आप कर सको, मेहमान आते हैं तो उन्हें चाय कॉफ़ी नाश्ता करा सको, ये चीज़ें आपकी प्रतिष्ठा रक्षक में आ जाएंगी। ठीक है, और हिंदू धर्म के कई ऐसे संस्कार होते हैं, वो वगैरह आप अच्छे से कर सको। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसमें थी, आपकी प्रतिष्ठा रक्षक में अनिवार्य आवश्यकताओं में आएंगी। अब आती हैं आपकी जीवन, अच्छा जीवन रक्षक, हाँ अच्छा, जीवन रक्षक, निपुणता रक्षक, और तीसरी थी आपकी प्रतिष्ठा रक्षक, ये तीनों हो गई। अब हम बात करते हैं आरामदायक आवश्यकताओं की। ये वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति से मनुष्य को सुख एवं आराम मिलता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, मन प्रसन्न होता है, आरामदायक आवश्यकताएं कहलाती हैं। मतलब ये आरामदायक होती हैं, इनसे आपकी कार्य कुशलता बढ़ती है, इनसे कोई आपकी हानि नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मन प्रसन्न होता है। तो आपसे ऐसा पूछा जाए, वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति से मनुष्य को सुख एवं आराम मिलता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, मन भी प्रसन्न होता है, कौन सी आवश्यकता है, तो आरामदायक आवश्यकताओं का उदाहरण है। इन्हें पूरा करने के लिए व्यय की राशि से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या तो व्यय की राशि से अधिक होती है अथवा बराबर होती है, परंतु कम किसी भी दशा में नहीं होती, क्योंकि ये संतोष दे रही है ना। मतलब जैसे कि समझने के लिए, ठंड में आपने क्या करा, एक स्वेटर खरीदा, अब 1000 रुपये का आप स्वेटर तो ले आए, वहाँ अच्छा लगा, लेकिन घर में आपने पहना, आपने देखा इसकी क्वालिटी ऐसी है जिससे हवा आपके शरीर को लग रही है, मतलब तो फिर आपकी ये 1000 रुपये क्या है, आपको बुरा लगेगा ना कि 1000 रुपये का स्वेटर लाए, वो भी मतलब क्योंकि आराम से 1000 रुपये
में अच्छे स्वेटर मिल जाते हैं कि आपको ठंड आपकी बचा सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप परेशान होगे। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप 1000 रुपये का स्वेटर लाते और उससे आप जब घर में पहनते तो वाकई में वही आवाज़ होता जो आप सोच के लाए थे, मतलब आपको ठंड नहीं लगती, आपको अच्छा लगता है, तो आप कहते हाँ देखो 1000 रुपये में जैसा सोचा था वैसी चीज़ मिली, तो यहाँ पर आपको संतुष्टि मिलती, तो इससे आपको नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता। तो इसको हम कहेंगे आरामदायक आवश्यकता। उदाहरण के लिए सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्रों का प्रयोग और गर्मी के मौसम में कूलर पंखा का प्रयोग, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी आरामदायक आवश्यकताओं में आ जाएंगी। क्योंकि मान लो गर्मी खूब लग रही है और तो कहीं ना कहीं आपका किचन में जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपके पास पंखा कूलर वगैरह है तो आप आराम से बैठ गए और फिर गए आप किचन में जल्दी से खाना बना के फिर आके पंखे में बैठ गए, ठीक है। और जल्दी काम होता है कि जल्दी से किचन से निकले और पंखे में बैठे जाके, कूलर में बैठे जाके, है ना। तो व्यक्ति को आराम एवं सुख पहुँचता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, रहन सहन का स्तर उत्तम होता है और मन एवं चित्त जो है आनंदित होता है, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी आरामदायक आवश्यकताएं। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आराम एवं सुख पहुंचता है, क्षमता में कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, स्तर जो है रहन सहन का उत्तम होता है, मन प्रसन्न और चित्त आनंदित होता है। आपकी बच्ची अब तीसरा वाला विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। ओके, यहाँ पर प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार विलास की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके उपयोग से कार्य क्षमता में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती, वरन कभी कभी व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी ला देता है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कार्य क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती है, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर आप मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग तो आरामदायक आवश्यकताओं में भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो उससे कोई अपने मतलब काम को कम समय में निपटाने के लिए, कम शक्ति लगाने में आप इन सब चीज़ों का, उपकरणों का प्रयोग कर रहे हो, ओके। लेकिन विलासिता संबंधी चीज़ें अलग होती हैं, आवश्यकताएं अलग होती हैं, विलासिता संबंधी चीज़ें अलग होती हैं। देखो प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार विलास की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके उपयोग से कार्य क्षमता में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती। ऐसा नहीं इनको खरीदने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, इससे तो और आप बैठे बैठे शरीर खराब हो जाता है आपका, ठीक है। और व्यक्ति की कार्य क्षमता में ये कमी ला देता है, ओके। तो इन आवश्यकताओं को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले वही आपकी हो जाती हैं हानिकारक आवश्यकताएं, ये 3 है, ध्यान रखिएगा, हानि रहित और सुरक्षात्मक। ओके, सबसे पहली वाली ही सबसे ज़्यादा खराब है, जो हानि रहित विलासिता। हानिकारक की अगर हम बात करें, चलो पहले मैंने ये हानि रहित वाली लिख ली है तो इसी को पढ़ लेते हैं। ओके, पहले मैंने ये हानि रहित वाली लिख ली है, ठीक है, ये दूसरा नंबर होता है, या फिर पहला ही डाल लो जो पहले लिखा है, ठीक है। तो हानि रहित विलासिता संबंधी आवश्यकता है, जैसे कुछ लोगों को कीमती आभूषण, महंगे वस्त्र, आलीशान बंगला, महंगी टेलीविजन, मतलब महंगी महंगी चीज़ें लेने का शौक होता है, ओके, दिखावे के लिए कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं हैं क्योंकि इनके उपयोग से कार्य क्षमता एवं स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हानि रहित तो है, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य वगैरह पे आपके कोई या कार्य क्षमता में इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई भी नहीं। बस आपने क्या है, कीमती आभूषण आपको पहनने का शौक है, महंगे वस्त्र लेने का शौक है, आलीशान बंगला टीवी वगैरह, ठीक है। तो इनसे आपके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसी टीवी को अगर आप पूरी रात देखोगे बैठ के ना, तो आपको समस्या पैदा होगी। दूसरी हो गई हानिकारक विलासिता संबंधी आवश्यकता, देर रात तक जाकर टेलीविजन देखना, शराब पीना, धूमपान करना, पान खैनी गुटखा सेवन करना, वेश्यावृत्ति करना। बहुत अमीर लोग ये काम भी बहुत करते हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो पता चलेगा कि दुनिया कितनी गंदी हो चुकी है। तो ये हानिकारक विलासिता संबंधी आवश्यकता होती है, हानिकारक विलासिता संबंधी आवश्यकता। भाई ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हैं, ओके। तो ये विलासिता संबंधी चीज़ खराब है, ओके। सुरक्षात्मक विलासिता संबंधी आवश्यकताएं कैसी होती हैं, ये मकान या प्लॉट या खेती लायक ज़मीन क्रय करना, जैसे हम लोग नॉर्मल यही करते हैं, ओके। हम लोग क्या करते हैं, बजट होता है तो हम क्या करते हैं, गहने खरीद कर रख लेते हैं, हम लोग प्लॉट वगैरह खरीद कर डाल देते हैं, ओके। कोई भी ज़मीन क्रय कर लेते हैं, कोई भी दुकान खरीदना, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉन्ड खरीदना, बैंक में पैसे जमा करना, आर्थिक संकट के समय में ये बेचकर धन अर्जित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी सुरक्षात्मक आवश्यकता। इससे कोई आपके पास पैसा है तो आप अपना यहाँ पर क्या है, बिजनेस चला रहे हो। अब बिजनेस मतलब समझने के लिए, जैसे कि आपने क्या किया, अपना पैसा लगा दिया है कहीं, अब आपको आगे कोई समस्या भी आती है तो ये जो इतने प्लॉट, खेती, आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, तो इनमें से कुछ भी हिस्सा बेच दोगे तो आपकी जो समस्या आएगी जीवन में कभी भी, वो भी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये होती हैं आपकी आवश्यकताएं। तो आज क्लास बहुत लंबी हो गई, ये मैराथन क्लास कह सकते हो आप, और इसमें 2 टॉपिक हमने क्लियर किए हैं, और जब हम 2-2, 3-3 टॉपिक क्लियर करेंगे तभी जाके कहीं ना कहीं हम तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज मैं भी थक चुकी हूँ भाई, इतनी लंबी क्लास की मेरी आदत नहीं है, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।